हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने बात कर ली थी ओजोन, डाइऑक्सीजन, इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन, यूज एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं सल्फर की। तो देखिए, आपका जो सल्फर है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 16 ग्रुप में सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। मेक इट अ पॉइंट, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन 16 ग्रुप सबसे ज्यादा होगी एंड ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। ऑकरेंस की अगर हम बात करें तो जनरली सल्फर जो होगा वो हमारे सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सल्फाइड्स में जैसे अगर मैं देखूं तो कॉपर पायराइटिस, जिसे हम Cu2S को हम क्या बोलेंगे? कॉपर पायराइटिस बोलेंगे। आयरन पायराइटाइज जैसे FeS2, जिंक ब्लेंड ZnS, सिनेबार SgS और गेलिना जिसे हम PbS कहते हैं। मतलब आपका जो सल्फर होगा वो या तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा या सल्फेट के फॉर्म में होगा। तो सल्फेट में मेरे पास में जिप्सम दैट इज CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, यहाँ पे बेराइटिस या बायरेट्स बोलते हैं तो ये होगा आपका BaSO4 एंड ग्लोबल सॉल्ट दैट इज Na2SO4 डॉट 10H2O। ये आपके कुछ सल्फर के सल्फाइड एंड सल्फेट से। जिप्सम आप कहाँ पढ़ते हो? जिप्सम आप एस ब्लॉक में पढ़ते हो, POP याद आ रहा है? उसके अंदर एप्सम सॉल्ट MgSO4 डॉट 7H2O और बायरेट्स मतलब BaSO4। ये आपके कुछ सल्फाइड और सल्फेट्स थे जिनको हम FeS2 याद रखें कि इन्हें हम FeS2 को आपको आयरन पायराइटिस के नाम से ही रिएक्शन दी जाएगी, FeS2 के नाम से नहीं दी जाएगी। हो सकता है गैलिना, दैट इज आपको क्या बोले? गेलिना मतलब PbS। अगर मैं आपको सिनेबार बोलूं तो सिनेबार जैसे ही बोलेंगे हमें HgS मतलब मर्क्यूरी का सल्फाइड याद आना चाहिए। क्लियर हुआ? कॉपर पायराइटिस क्या है? Cu2S। आयरन पायराइटिस क्या है आपका? FeS2। जिंक ब्लेंड क्या है हमारा? ZnS। सिनेबार क्या है हमारा? HgS। गेलिना क्या है? PbS। ग्लोबल सोल्ट क्या है? Na2SO4 डॉट 10H2O। जिप्सम क्या है आपका? CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। क्लियर? फिर है हमारे पास में एलोट्रोप। तो एलोट्रोप्स में हमारे पास में मतलब इस ग्रुप के अगर एलिमेंट की बात करूं तो सारे के सारे ही एलोट्रोपिक शो करते हैं। और जो सल्फर होता है वो सेवरल एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है और ये सारे के सारे आपके नॉन मेटेलिक होते हैं। एलोट्रोप ऑफ सल्फर और अल्फा सल्फर या हम इसे बोलते हैं रोम्बिक सल्फर। क्या बोलते हैं? अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर। दूसरा है हमारा बीटा सल्फर। बीटा सल्फर को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्लिनिक सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर। अल्फा सल्फर को क्या बोलेंगे आप? रोम्बिक सल्फर। बीटा सल्फर को क्या बोलेंगे? मोनोक्लिनिक सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर। गामा को हम कहेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर और आपका ईटा होगा सल्फर या प्लास्टिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। अल्फा बीटा गामा ईटा ये इसके एलोट्रोप से। तो आप अल्फा को क्या बोलोगे? अल्फा को क्या बोलोगे? अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर। बीटा को आप क्या बोलोगे? मोनो बीटा सल्फर या और क्या नाम हो सकते हैं इसके? ये चार एलोट्रोप से अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और गामा मोनोक्लिनिक सल्फर और ईटा सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, अल्फा एंड बीटा सल्फर आर मोस्ट इंपोर्टेंट। हमारे पास में गामा और ईटा इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन अल्फा बीटा सल्फर को हमें ज्यादा पढ़ना और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। अल्फा बीटा एंड गामा फॉर्म्स ऑफ सल्फर आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड possess पकड़ रिंग स्ट्रक्चर जैसे एसेट क्राउन। मैंने कहा था डब्ल्यू शेप है ना, क्राउन भी बोल सकते हो आप इसे। और इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन S6 दैट इज चेयर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको इन दोनों के ही बॉन्ड लेंथ मतलब सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होगी और इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। रोम्बिक सल्फर जो होगा, रोल सल्फर को अगर हम एवोपरेट कर देंगे CH2 के साथ में तो आपका रोम्बिक सल्फर बनेगा। इनसोल्यूबल इन वाटर होगा, रेडिली सोल्यूबल इन CH2 क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा एंड नॉन पोलर, डिसोल्व इन नॉन पोलर। और CH2 आपका क्या है? नॉन पोलर है। और जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टोलुइन, ये इनमें भी क्या हो सकता है? सोल्यूबल हो सकता है लेकिन थोड़ा कम होगा। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। जो आपका रोम्बिक सल्फर है ये मोस्ट कॉमन होगा और मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ होगा सल्फर का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा सल्फर या ऑक्टाहेड्रल सल्फर।
8 सल्फर एटम इन ए मॉलिक्यूल फॉर्म, ये एक क्राउन स्ट्रक्चर या क्राउन शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं 8 सल्फर मिलकर। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होगी। मोनोक्लिनिक सल्फर की अगर मैं बात करूं तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो आपका रोहम्बिक सल्फर है उसी में मेल्टिंग करके अगर उसे हम कूलिंग करते हैं तो मोनोक्लिनिक सल्फर आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर। प्रिज्मेटिक सल्फर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा। इनका 369 केल्विन के नीचे अगर टेम्परेचर होता है तो ये अल्फा सल्फर में एग्जिस्ट करता है। बिलो 369 केल्विन इट एग्जिस्ट एज ए अल्फा सल्फर, अबव 369 इट एग्जिस्ट एज ए बीटा सल्फर। मैं की पॉइंट ये इसके लिए टेम्परेचर एक आपका क्या है, बॉर्डर लाइन है। आप बोल सकते हो कि ये आपका 369 के ऊपर और 369 के नीचे की बात की जाएगी। एट 369 केल्विन बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर आर स्टेबल, मतलब 369 केल्विन पर हमारे पास में अल्फा सल्फर भी एग्जिस्ट करता है और बीटा सल्फर भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए 369 को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल सकते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पर हमारा अल्फा एंड बीटा सल्फर दोनों ही स्टेबल होते हैं। दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलेंगे, 369 केल्विन। तो आपको एलोट्रॉप ऑफ सल्फर के लिए कौन सा टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा, तो वो होगा हमारा 369 केल्विन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 392 केल्विन होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 1.98 होगी। हीटिंग ऑफ अल्फा बीटा सल्फर 8, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर 1000 केल्विन के ऊपर ये जाता है टेम्परेचर तो आपका जो एसिड स्ट्रक्चर होगा, मतलब ऑक्टा एटॉमिक से ये डायटोमिक हो जाएगा, और डायटोमिक मतलब आपका H2 में एग्जिस्ट करेगा और इसका स्ट्रक्चर आपका ऑक्सीजन की तरह होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा एज लाइक ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। फिर ये हमारे पास में साइक्लो मतलब आपका चेयर, एसिक्स सल्फर, द रिंग हैज अ चेयर फॉर्म। एसिस बॉन्ड आपको मैंने पहले भी बताया कि एसिस बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, तो 207.7 मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 205 लिखा है तो 205.75 के अराउंड ही होगा। द बॉन्ड एंगल इसका 102.2 डिग्री होगा। उसके बाद में स्मॉल एसन मॉलिक्यूलर सल्फर देर आर अनस्टेबल, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है ये फोर्थ वाला। तो द एग्जिस्ट इन द form of sulfur vapor as H2 and H3 molecule. H3 has cherry red color, H2 has violet color. ठीक है, अब देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। सल्फर इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, कौन सा वाला सल्फर आपका मोस्ट स्टेबल होगा, रोम्बिक सल्फर इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। ट्रांजिशन 369 केल्विन, ठीक है, याद भी करवाया था मैंने, 369 केल्विन को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए एसिड मतलब आपका नॉर्मल सल्फर लिया, उस सल्फर की रिएक्शन अगर मैंने ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कराया तो बट ऑब्वियस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, SO2 मिलेगा। लेबोरेटरी मेथड क्या कहती है, जब हम कॉपर की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पे मुझे कॉपर सल्फेट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा प्लस में आपको SO2 मिलेगा इन फॉर्म ऑफ गैस। Na2SO3 एक्वस में लूंगी, H2SO HCl के साथ में इसकी मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो यहाँ पे मुझे NaCl सॉल्ट मिल जाएगा प्लस मुझे H2O मिल जाएगा और साथ में मुझे SO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस मिल जाती है। ये हमारे लेबोरेटरी मेथड है। क्या है, जब कॉपर की रिएक्शन H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाऊंगी तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और SO2 मिलेगा। दूसरा है आपका Na2SO3 की रिएक्शन जब मैं HCl के साथ में करवाऊंगी तो आपका NaCl मिलेगा, वाटर मिलेगा और यहाँ से SO2 मिलेगा। इंडस्ट्रियल मेथड की अगर मैं बात करूं तो FeH2 क्या है आपका, आयरन पायरेटेज। तो इसके रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्या देगा आपको Fe2O3 एंड साथ में आपको SO2 मिल देगा। स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर, इसको किसमें स्टोर करके जाता किया जाता है, स्टील के सिलेंडर्स में इसे स्टोर करके रखा जाता है। आगे
SO2 as a reducing agent. As we know that जो SO2 होगा वो आपका intermediate oxidation state रखता है, इसलिए ये as a oxidizing agent भी काम करेगा और as a reducing agent भी काम करेगा। तो ये कहाँ कहाँ पे आपका reducing agent की तरह काम करेगा, तो उसकी हम रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करके ये किसको किस में चेंज करेगा ये हमें पता होना चाहिए। देखिए I2, अगर मैं I2 की रिएक्शन वाटर एंड SO2 के साथ में करवा दूं तो I2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये I2 को क्या कर देगा, HI में चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब रिडक्शन ऑफ आयोडीन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा। फिर अगर मैं K2Cr2O7 लूं, ये आपकी महत्वपूर्ण है। K2Cr2O7 जनरली आपका कौन सा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और इसकी रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, मतलब एसिडिक मीडिया में करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया SO2 के साथ में, जब K2Cr2O7 रिएक्शन करता है तो ये आपका K2SO4 प्लस क्रोमियम सल्फेट में बदलता है, और क्रोमियम सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो SO2 आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखें कि क्या कर देता है SO2 आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर में चेंज करता है, और जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका क्रोमियम के सल्फेट की वजह से होता है। क्लियर। फिर है आपका जैसे FeCl3, यहाँ पे मेरे पास में फेरिक है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरी ऑक्सीजन स्टेट रिड्यूस हो जाएगी, तो ये आपका किस में चला जाएगा, फेरस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, SO2 से हमें सोचो क्या बनाने वाले हैं, FeCl2 बन जाएगा, फेरिक से फेरस बन जाएगा, मतलब +3 से +2 में चला जाएगा। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। ठीक है, फिर ये अगर जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो तो आपका H2SO4 HCl बन जाएगा। अगर मैं SO2 की रिएक्शन KMnO4 के साथ में कराती हूँ, अब KMnO4 के साथ में अगर मैंने करवाई है तो KMnO4 का जनरली हमारे पास में क्या कलर होता है, पर्पल कलर का होता है। तो 5SO2 प्लस KMnO4 H2O के साथ में रिएक्शन करवाई तो इसने K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4 बना लेता है। प्रॉपर्टीज में ये खुद SO2 कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, इट इज अ एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3, मतलब ये किसका एनहाइड्राइड से आपका सल्फ्यूरस एसिड का है। देखिए यहाँ पे जो आपका एनहाइड्राइड है, सॉरी, इट इज अ एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में एनहाइड्राइड की अगर मैं बात करी तो यार देखो, मैंने वाटर एडिशन रिएक्शन में आपको बता रखा है कि अगर हम H2O ऐड कर देते हैं SO2 में तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता है, H2SO3 मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या H2SO3 का एनहाइड्राइड बोला गया है। दूसरा है कि ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, तो इसका क्या रीजन होगा कि ये हाईली सॉल्युबल क्यों होगा, तो SO2 की बात की गई है ना यहाँ पे। तो देखिए SO2 के पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास में कितने होंगे, 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई मोनोवैलेंट नहीं है, कोई कैटायन एनाइन नहीं है, तो 6/2 करेंगे तो हम यहाँ पे मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो 3 आया तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम कितने 2 है, और आपका लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 + 1 मतलब ये बैंड शेप होगा या फिर आपका एंगुलर होगा। और आपको ये पता है कि जो एंगुलर होते हैं, जिनका शेप एंगुलर होता है, उनका डायपोल मोमेंट दैट इज म्यू कभी भी 0 नहीं होता है। तो डायपोल मोमेंट अगर 0 नहीं होगा मतलब ये क्या है, आपका पोलर कंपाउंड है, और अगर ये पोलर है तो पोलर में सोल्यूबल होगा, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है ना, यहाँ से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि ये क्यों वाटर में सोल्यूबल है। क्लियर। SO2 जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, वही मैंने समझाया है कि H2SO3 बनाता है, दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास में इसको क्या बोला है, एनहाइड्राइड बोला है। क्लियर है भाई, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज में और आगे, due to intermediate oxidation state H2SO3 act as both reducing agent and oxidizing agent, we know।
SO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट में मेन कौन सा है आपका? पोटेशियम डाइक्रोमेट को चेंज करता है ऑरेंज से ग्रीन कलर में, वहां पे कलर चेंज हो रहा है, वो आप याद रखें। बाकी की भी रिएक्शन आपको, जैसे फेरस, फेरिक को फेरस में चेंज कर देता है, फिर आपका केमेनोफोर को किस में चेंज कर देता है, ये भी याद रखो। अब अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करवाती हूँ इससे, तो ये H2A से, H2S मतलब यहाँ से आपके पास में SO2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो सल्फर से क्या कर देगा? हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये सल्फर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थ्राई सल्फर बन गया है ना। उसके बाद में FeCl2 मतलब आपका फेरस है, तो फेरस से ये किस में चेंज हो जाएगा? फेरिक में चेंज हो जाएगा, FeCl3 बना लेगा। एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन SO2। अब SO2 पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या एक्शन होगी वो हम देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड SO2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो देखिए आपको इस टाइप के रिएक्शंस को मैंने करवाने के तरीके बताए हैं कि आप क्या करोगे कि SO2 से डायरेक्ट तो आप रिएक्शन करोगे तो आयन एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, तो इस आपको क्या करोगे? वाटर ऐड कर लोगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता देती हूँ, और मैंने ड्यूरिंग द रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में। जिन बच्चों को मैंने क्लास में पढ़ाया उनके लिए बोल रही हूँ। 4 टाइप की आपकी रिएक्शन होती है। आयन एक्सचेंज, दूसरा है वाटर एडिशन, थर्ड इज ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर बेस्ड रिएक्शन, एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। तो SO2 में अगर मैंने वाटर ऐड करा तो ये क्या देता है? H2SO3 देता है। और अगर ये H2SO3 दे रहा है ना, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बनाएगा? मेरे पास में यहाँ पे ये बना देगा आपका आयन एक्सचेंज। तो ये देखिए H2SO3 दैट इज, यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ? ट्वाइस H पॉजिटिव एंड SO3-2 ले सकती हूँ। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा? सोडियम Na है, तो ये Na प्लस इसके साथ में, तो ये +1 और आपका SO3-2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आपका Na2SO3 बन गया है। तो वाटर एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हुई है, नॉट ए बिग डील। ठीक है ना? क्लियर है भाई? यहाँ से समझ में आया कि किस तरह से जब भी इस टाइप से रिएक्शन होती है तो हम डर जाते हैं कि अब क्या करें। तो वाटर एडिशन रिएक्शन सोडियम सल्फाइड बना देगा। अगर मैं Na2SO3 की रिएक्शन आगे वाटर के साथ में कराती हूँ, तो अब ये क्या बना लेगा? SO2 के मतलब SO2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। फिर एक्शन ऑफ Cl2 ऑन SO2। फिर SO2 की रिएक्शन जब Cl2 के साथ में कराऊंगी, तो अगेन हम Cl2 से क्या करेंगे? वाटर एडिशन करेंगे क्या? तो यहाँ पे ये क्या बना, ओ सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम अपन Cl2 के साथ में करेंगे तो वाटर एडिशन रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे तो आपका SO2Cl2 जो कि सल्फ्यूरल क्लोराइड बनाएगा। Action of Cl2 on SO2 gives sulfur chloride. Action of O2 on SO2 ये क्या दे देगा आपका? as in the presence of vanadium pentaoxide catalyst SO3 देता है, जो कि कांटेक्ट प्रोसेस होती है H2SO4 बनाने की या SO3 बनाने की। फिर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। इसको जरा ध्यान से देखिए। SO2 मॉलिक्यूल हैज ए बैंड शेप। अभी मैंने बताया कि इसमें मेरे पास में 2+1 कॉम्बिनेशन होता है, बैंड शेप या एंगुलर शेप होता है। सल्फर ऑफ SO2 इज, वहां पे n की वैल्यू 3 आती है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, forming 3 hybrid orbital. Due to the lone pair, electron bond angle is reduced from 120 to 119 degree. In the structure, each oxygen atom is bonded to sulfur by a sigma and pi bond. यहाँ पे मेरे पास में इसके स्ट्रक्चर्स को जानना जरूरी है, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई और किन किन कौन सा सिग्मा और पाई अगर बन रहा है तो डी पाई पी पाई बन रहा है या पी पाई पी पाई बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है ना? तो इसको जरा ध्यान से देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई अपने को। तो द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड बाय sp2p ओवरलैपिंग। ठीक है, ये तो हमें पता है। उसके बाद में वन ऑफ पाई बॉन्ड अराइजेस फ्रॉम p पाई ओवरलैपिंग व्हाइल अदर फॉर्म डी पाई ओवरलैपिंग। मतलब इसमें आपके पास में अगर पाई बॉन्ड है तो आपका एक पी पाई बॉन्ड होगा और जो दूसरे होंगे वो आपके डी पाई बॉन्ड होंगे। तो देखिए SO2 का स्ट्रक्चर ये है हमारा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरा 1 सिग्मा
इधर सल्फर और सल्फर के बीच में और इधर सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच में, तो 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर एक पी पाई बॉन्ड बन रहा है तो सल्फर का एक पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक पी ऑर्बिटल से बनाएगा, तो पी पाई बॉन्ड हो गया। फिर अगर दूसरा बॉन्ड होगा तो अब सल्फर का मेरा क्या होगा, सल्फर का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और ऑक्सीजन का तो आपका पी ही पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए इसमें 1 पी पाई एंड 1 डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। SO2 में 1 डी पाई और 1 पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है, SO2 में 1 पी पाई और 1 डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। याद हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। FeS2 की रिएक्शन जब हम O2 एंड किससे करवाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या देता है, O2 के साथ में ये क्या क्या दे देता है। तो यार ये FeS2 के साथ में रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ में, तो मुझे Fe2O3 और SO2 मिलेगा। फिर SO2 प्लस Cl2, तो ये क्या मिलेगा, SO2Cl2 दे देता है मुझे, सल्फ्यूरल क्लोराइड। फिर SO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों का ही हो जाएगा। Sulfur in SO2 is sp2 hybridized। अब है हमारा ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में हमारे पास में जैसे इसकी कुछ सीरीज दी गई है, H2SO4, मार्शल एसिड, केरोज एसिड, और उनके बीच में एसिस बॉन्ड प्रेजेंट है या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके लिए हमें यहाँ पे पूरी ABCD ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर की पढ़नी पड़ेगी। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में आपके पास में जितने भी है यहाँ पे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सभी ऑक्सी एसिड बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए सल्फर के ऑक्सी एसिड ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर ज्यादा प्रेजेंट है और इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। दो ऑक्सी एसिड होते हैं सल्फर के, उन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपका सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, तीसरा है आपका थायोनिक एसिड सीरीज और फोर्थ है आपका पर ऑक्सी एसिड सीरीज। ध्यान रखें 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, थायोनिक एंड पर ऑक्सी एसिड सीरीज। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन ऑल ऑक्सी एसिड इज sp3। ये एक अच्छी बात है कि जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड है सबका आपका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर विद एसिस लिंकेज, जैसे कि मैंने कहा थायोनिक सीरीज में उसको करा गया है डिवाइड, तो आपकी थर्ड वन जो थायोनिक थी, तो जहां पर ऐसे सल्फर के ऑक्सी एसिड जहां पर एसिस लिंकेज होता है उन्हें हम थायो एसिड्स कहते हैं। सॉल्ट ऑफ कैरोज एसिड इज कॉल्ड पर मोनोसल्फेट एंड सॉल्ट ऑफ मार्शल एसिड इज कॉल्ड पर डाइसल्फेट या पर सल्फेट। इनसे भी आपके नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। हम केरोस एसिड जनरली याद रखते हैं लेकिन पर मोनोसल्फेट याद नहीं रख पाते हैं, मार्शल एसिड याद रखते हैं लेकिन पर डाइसल्फेट या पर सल्फेट हम याद नहीं रख पाते हैं। अगर इनकी बेसिसिटी की मैं बात करूं तो सारे के सारे ऑक्सी एसिड की जो बेसिसिटी होती है सल्फर में विद रिस्पेक्ट टू सल्फर ये 2 होती है। तो बेसिसिटी ऑफ ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर इज 2। Distillation of H2H2O8 with water gives H2SO5, which on further hydrolysis gives H2O2. डिस्टिलेशन आप करोगे अगर H2H2O8 का वाटर के साथ में, तो ये आपको H2SO5 देता है और जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस पर H2O2 देता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO3-2, SO4-2, H2O3, H2O4, यहाँ से आपने क्या कर दिया है, माइनस चार्ज लगा दिए हैं, तो सभी में आपने H2H2 हटा दिया है। तो जैसे पहले भी बता दिया है कि सभी में आपका sp3 हाइब्रिडेशन होता है। हाइपो रिड्यूसेस क्यूप्रिक सॉल्ट टू क्यूप्रस सॉल्ट। क्यूप्रिक से मतलब आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो हाइपो रिड्यूसेस cupric salt to cuprous salt and auric salt to aurous salt. The formula of complex compound formed in this reaction are NaCu6H2O3 whole 5 and Na3AuH2O3 whole
ट्वाइस। तो याद रखें कि जो हाइपो होते हैं वो क्यूप्रिक सॉल्ट को क्यूप्रेस में और ऑरिक सॉल्ट को आरएस में चेंज कर देते हैं, मतलब रिड्यूस कर देते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये होगा। अब वन बाय वन हम सारे ऑक्सी एसिड से डील करेंगे। पहला है हमारा सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना, H2SO3। स्ट्रक्चर आपका ये होगा, देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसमें आपके पास में OH OH और H डबल बॉन्ड O है। हाइब्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 1 to 3 एक लोन पेयर है तो sp3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें किसकी, इसमें सल्फर की कितनी हो जाएगी, +4। दूसरा आपका थायोसल्फ्यूरस एसिड। थायोसल्फ्यूरस एसिड मतलब आपका, मैंने कहा था सल्फ्यूरस सीरीज, तो यहाँ पे पहला आपका कौन सा था, सल्फ्यूरस। दूसरा है आपका थायोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O3। तो यार यहाँ पे ये याद रखना है आप लोगों को कि कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या करता है कि हाइड्रोजन हटा के सिर्फ H2O2 -2 भी दे देता है। तो ध्यान रखें कि वो किसकी बात कर रहा है, वो बात करेगा आपकी थायोसल्फ्यूरस की। यहाँ पे अगर मैं SO3 -2 लिख दूं तो सल्फ्यूरस एसिड मतलब अंडरस्टूड रहेगा, क्योंकि जनरली हम ये पूरा फार्मूला याद करते हैं और ये भूल जाते हैं कि H2O2 -2 के फॉर्म में भी तो लिख सकता है ना। तो यहाँ से हम ये गलती कर देते हैं कि ध्यान ही नहीं रखते हैं, इसलिए ये चीज ध्यान रखना। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 एंड +4, क्योंकि 2 सल्फर है और हमें पता है कि इसमें हम किस तरह से ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। तो आपकी जो ऊपर वाला है वो आपका सॉरी -2 एंड +4। तो अब इसमें ये देखना है कि किसकी -2 होगी और किसकी आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जरा ये देखें कि 2 सल्फर है मेरे पास में, तो किसकी -2 होगी और किसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे। तो क्या होगा भैया हमारे पास में, यहाँ पे ये जरा देखें कि ये सल्फर जो है जुड़ा है इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके ऊपर तो माइनस चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा आपका प्लस चार्ज आएगा, राइट। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और जब इस पे प्लस चार्ज आ रहा है मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, आपकी ज्यादा हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होगी। और सॉरी हमारे पास में इसके रिस्पेक्ट में ये आया और फिर यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये डबल बॉन्ड है। अब देखो कि अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है तो इसके ऊपर मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में -1 और डबल बॉन्ड है तो -1 एंड -1, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, +1 एंड +1। तो ये वाला जो सल्फर है ये आपका +4 में होगा और जो ऊपर वाला सल्फर है वो आपका -2 में होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इस तरह से, और जहां पे आपके पास में अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात करें तो फिर वो अपन रेडॉक्स से निकाल लेते हैं। फिर दूसरी सीरीज हमारी क्या थी, डाइथायोनस एसिड, दैट इज H2H2O4, या फिर मैं इसे क्या बोलूं, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। हर एक एसिड का नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जितने भी नाम उसके हो। तो थायोनस एसिड या डाइथायोनस एसिड क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H2S2O4। इसे हम हाइपोसल्फ्यूरस एसिड भी बोलते हैं। और आपको ये भी बताया गया है कि थायो वर्ड कब यूज किया जाता है, जब थायोनस मतलब थायोनस सीरीज कब यूज की जाएगी, जब हमारे पास में एसिस लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हटा देते हैं। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट हमारा ऑक्सी एसिड है पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड मतलब H2S2O5। ये हमारे पास में SOS बॉन्ड लेके बैठा हुआ है। क्या बॉन्ड लेके बैठा है, SOS बॉन्ड लेके बैठा है। तो यहाँ पे +3 एंड +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी। और इसका एवरेज ऑक्सीडेशन अगर हम बोले एवरेज तो क्या निकालेंगे हम, +4। उसके बाद में आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ पेट्रोल या किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। और उसके बाद में इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके बैठता है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा। और यहाँ पे मेरे पास में ये -2 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नेक्स्ट है हमारा
पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम H2H2O7, जिसे हम सल्फोनेशन में भी यूज करते हैं। इसे हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होगा वो ये है और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। फिर है हमारे पास में डाइथायोनिक एसिड H2H2O6 +5 ऑक्सीडेशन। डाइथायोनिक एसिड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और आपका जो पॉलीथायोनिक एसिड मतलब जो एस है यहाँ पे मेरे पास में H2SN+2O6, ठीक है ना। फॉर्मूला आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SN+2O6, तो +5 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है आपका परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम केरोज एसिड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ये। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम मार्शल एसिड भी बोलते हैं। मार्शल एसिड की रिएक्शन जब वाटर के साथ में इसका डिस्टिलेशन करवाते हो तो क्या मिलता है आपका केरोज एसिड, जो कि केरोज एसिड क्या देता है, पीछे पढ़ के आए हैं। केरोज एसिड आपका फर्दर H2O2 दे देता है वाटर के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो यहाँ पे क्या है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइथायोनिक एसिड इज, फर्स्ट है H2H2O4, H2SO3, H2H2O6, तो H2H2O6 डाइथायोनिक एसिड का फॉर्मूला है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड का फॉर्मूला क्या है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, इसलिए इन सारी सीरीज को लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन केरोज एसिड। केरोज एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो +6 होगी। फिर है हमारे पास में इसे किसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं, तो H2SO4 को हम ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। फिर अब हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की उसके कितने मतलब किस मेथड से बनाया जाता है और बाकी इसकी तमाम जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। यहाँ तक के लिए आपको सारा रिवीजन करना है और जो क्वेश्चंस मैं डालने वाली हूँ वो क्वेश्चंस का भी आपको एक बार सारे क्वेश्चंस को लगाना है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। थैंक यू।